उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क से संभल हिंसा को लेकर आज पूछताछ की गई। हिंसा को लेकर गठित एसआईटी ने लगभग 3 घंटे सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क नामजद आरोपी हैं। संभल के नखासा थाने में एसआईटी ने सांसद से सवाल जवाब किए। इंस्पेक्टर रैंक के 2 अधिकारियों ने पहले से तैयार सवालों के जवाब बर्क से लिए। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। संभल पुलिस को इस मामले में दोबारा पूछताछ करनी है या नहीं, इस पर बाद में फैसला होगा। उनका बयान दर्ज किया जाना था, उनको पूर्व में नोटिस दिया गया था, जिसके क्रम में आज उपस्थित हुए हैं और एसआईटी ने आज उनका बयान दर्ज किया है। बयान दर्ज करके उनसे जो पूछताछ की गई है, उनके जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो बिंदु थे उन पर हम लोगों ने पूछताछ की है और पूछताछ हमारी करीब 2.5 से 3 घंटे पूछताछ की गई। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर संभल में हिंसा भड़काने के आरोप हैं। संभल पुलिस ने सांसद को हिंसा के मामले में नामजद आरोपी बनाया है। इस हिंसा को लेकर अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। चल रही लड़ाई पर सख्त रुख दिखाया है और इसे बंद करने को कहा है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के सोशल मीडिया पोस्ट पर टीएमसी सांसदों के बीच चल रही लड़ाई के दावे के बाद विवाद और बढ़ गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का दावा है कि 4 अप्रैल को कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच जमकर बहस हुई और ये मामला इतना बढ़ा कि दूसरे सांसदों को बीच बचाव करना पड़ा। महिला सांसद ने मुझे बीएसएफ से गिरफ्तार करने को कहा। ভদ্রমহিলা দৌড়ে চলে গেলেন বিএসএফ কে গিয়ে বলছে অ্যারেস্ট মাই এমপি অ্যারেস্ট मीडिया আমি তো চাই मीडिया हो। कहा जा रहा है कि इस विवाद की जड़ में संसद भवन में बंगाल की मिठाई संदेश का आउटलेट खुलवाना है। कीर्ति आजाद मिठाई का आउटलेट खुलवाना चाहते थे तो कल्याण बनर्जी इसके विरोध में थे। टीएमसी सांसदों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। क्या स्वागत रे, मैं कोई कैरेक्टर है? वे सबको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वे मुझे 2001 से पसंद नहीं करते हैं। उसका व्यवहार काफी खराब था, उसे चीफ व्हिप से हटा देना चाहिए। इस पूरे घटना पर ममता बनर्जी की नजर है। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने ममता बनर्जी को मामले से जुड़ी सारी जानकारी दी। पार्टी इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिर पार्टी सांसदों की व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स कैसे लीक हुई। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाले भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने अपने पॉलिटिकल ज्ञान से एक बार फिर पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने पर मंदिर के शुद्धिकरण को लेकर दिए गए उनके बयान से राजस्थान की दलित सियासत गर्मा गई। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया साहब आपने। नाम लगने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए। दरअसल रामनवमी के दिन अलवर की एक सोसाइटी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसमें टीकाराम जूली भी शामिल हुए थे। लेकिन अगले ही दिन ज्ञानदेव आहूजा गंगा जल लेकर मंदिर पहुंचे और कहा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, उनके आने से मंदिर अपवित्र हो गया है। ये वीडियो वायरल हुआ तो सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इसे दलित विरोधी मानसिकता बताया और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। जयपुर से लेकर अलवर तक कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी। ये पार्टी जो है दलितों को पसंद नहीं करती, संविधान बदलने की बातें ये बार बार करते हैं। बवाल बढ़ा तो भाजपा ने डैमेज कंट्रोल किया। पहले बयान से पल्ला झाड़ा, फिर ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। सार्वजनिक रूप से आपने ऐसा संदेश दिया है जो हमारी छवि खराब करता है, इसलिए हम आपको और आपकी सदस्यता से आपको निलंबित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा सियासी मुद्दा मिल गया है, जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस ने कहा है कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के संबंध काफी मधुर थे और दोनों नेताओं के एक दूसरे का विरोधी होने के बाद
जानबूझकर फैलाई गई। अहमदाबाद में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सरदार पटेल को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। गुजरात की जमीन और सरदार पटेल का नाम, खोई ताकत वापस पाने के लिए कांग्रेस अब इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। पार्टी ने अहमदाबाद में मंगलवार को ही कार्य समिति की बैठक में इस बात को सीधे शब्दों में एक प्रस्ताव पास करके भी जाहिर कर दिया। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हालांकि मंगलवार को ही कार्य समिति की बैठक में प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक निजी कामों से प्रियंका विदेश गई हुई हैं। She had a pre-engagement in abroad. That is why she requested for a leave from the party. Party already granted that leave. आज 35 सदस्य नहीं मौजूद थे, तो एक को निशाना बनाना सही नहीं है। दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए सरकार अब एक नई ईवी पॉलिसी का मसौदा तैयार कर रही है। इसके तहत 2026 तक सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। सरकार की चली तो कुछ बरसों में दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नजर आएंगे। दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की नई ईवी पॉलिसी के मसौदे में कहा गया है कि अगले साल से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वाले दोपहिया वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा। मसौदे के मुताबिक दिल्ली में आगे से नए सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा। 10 साल पुराने सीएनजी ऑटो का पंजीकरण ई ऑटो परमिट में बदला जाएगा। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वाले तिपहिया माल वाहनों का पंजीकरण भी बंद हो जाएगा। कूड़ा उठाने वाले वाहनों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। अगर कोई तीसरी कार खरीदता है तो उसे इलेक्ट्रिक ही खरीदनी होगी। ईवी का जो मसौदा तैयार हुआ है वो आपने तैयार किया है या मंत्री जी ने तैयार किया है? आपने ऐसे पढ़ के बताया कि सारा मसौदा आपने तैयार किया हो। ऐसा है, जो हमारी पॉलिसीज हैं उसकी जानकारी या तो मिनिस्टर को हो सकती है या कैबिनेट को हो सकती है। अभी तक ये कैबिनेट की डिस्कशन में आया नहीं है। एज अ मिनिस्टर जो हमसे कमेंट्स मांगे गए थे हमने उनको दिए हैं। अभी ये पॉलिसी बन रही है, जब पॉलिसी बनेगी तो आपको जानकारी दी जाएगी। हाल ही में आई सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में 40% प्रदूषण गाड़ियों से होता है। इसी वजह से ईवी पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसके मसौदे पर विचार विमर्श करके फिर इसे अंतिम मंजूरी दी जाएगी। दिल्ली में जल्द ही लोगों को बिना कागज वाली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार की योजना है कि पोर्टल को बनाकर इसी साल से लागू कर दिया जाए। पेपरलेस और फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार हो रहा है। दिल्ली के राजस्व सचिव ने इसके लिए डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, दिल्ली पुलिस समेत कई विभागों के साथ बैठक की है। कहा जा रहा है कि बिना कागज वाली रजिस्ट्री से लोग धोखाधड़ी से बचेंगे। विवादित जमीनों की पहचान होने से उनकी रजिस्ट्री कराना असंभव होगा। वक्फ बोर्ड की जमीनों को भी ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। जो सबसे बड़ा फायदा है कि लैंड का जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में फ्रॉड बहुत होते थे। अब किसी और की जमीन है, कोई और किसी को बेच देता है ये बताते हुए कि मैं ओनर हूँ, और ये चेक करना जहाँ पे फिजिकल फाइलिंग है ये चेक करना बहुत ही मुश्किल था कि असल में जो कोई भी जमीन है उसका स्वामित्व किसके पास है। दिल्ली सरकार के इस कदम से हजारों घर खरीदारों को सहूलियत होगी। उनके दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात तो मिलेगी, साथ ही बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। दमोह के फर्जी सर्जन एन जॉन केम को अदालत ने 5 दिनों के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। उस पर 1.5 महीने में 15 ऑपरेशन करने का आरोप है, जिसमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। एनडीटीवी ने उसके सारे दस्तावेजों से लेकर दमोह छोड़ने तक की पड़ताल की है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लंदन का कथित डॉक्टर अब 5 दिन पुलिस हिरासत में रहेगा। दमोह कोर्ट में पेशी के दौरान नाराज लोगों ने इसे पीटने की भी कोशिश की। ना डिग्रियां होने के बावजूद भी इसके द्वारा इलाज किया गया उस संबंध में, और यहाँ तक कि 7 लोगों की जान जा चुकी इस मामले में। एनडीटीवी को जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है वो शातिर ठग की कहानी खुद बयां करती है। ये शख्स अस्पताल में कभी अकेला नहीं आता था, साथ होता था एक बाउंसर जो एक सूटकेस उठाए चलता था। अस्पताल का दावा है कि इसी सूटकेस में पोर्टेबल इको मशीन भी थी जो आज गायब है। पोर्टेबल इको मशीन ले गए जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए।
11 फरवरी 2025 आखिरी बार जब यह कथित डॉक्टर होटल से निकला, मिशन अस्पताल को छोड़ चुका था। होटल से निकलते वक्त इसके चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिख रहा था। लेकिन मेडिकल काउंसिल के रिकॉर्ड कुछ और ही बताते हैं। MBBS रजिस्ट्रेशन एक महिला के नाम पर और बाकी डिग्रियों का कोई प्रमाण नहीं। जो उसने डिग्रियां जो अपने प्रपत्र पेश किए हैं वो भी प्राइमा फेसी नकली दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मॉर्फ किए हुए हैं। NDTV की पड़ताल में सामने आया था कि मिशन अस्पताल इस फर्जी सर्जन का पहला मिशन नहीं था। अगस्त 2006 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का ऑपरेशन किसी फर्जी डॉक्टर ने वहां के एक बड़े अस्पताल में किया था। गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। 18 साल से खेला जा रहा था मौत का ये खेल। सवाल सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। अस्पताल की जिम्मेदारी, मेडिकल काउंसिल की लापरवाही और उन परिवारों का दर्द जिन्हें कभी डॉक्टर पर शक नहीं हुआ। NDTV की ये पड़ताल जारी रहेगी जब तक सारे जवाब नहीं मिलते और जब तक इंसाफ नहीं होता। जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को रौंद दिया। 3 लोगों की मौत हो गई। लोगों का गुस्सा फूटा, सड़क जाम हुआ, प्रदर्शन हुआ और 8 घंटे के बाद प्रशासन और परिजनों में 50 लाख रुपए मुआवजा, एक संविदा की नौकरी पर सहमति बन पाई। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ रोड पर नशे में धुत एक लग्जरी गाड़ी के मालिक ने ऐसा तांडव मचाया कि 3 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया और 8 से ज्यादा घायलों को कभी नहीं भर पाने वाले जख्म दे दिए। सोमवार रात एक सफेद हुंडई क्रेटा MI रोड से नाहरगढ़ की ओर निकली। ड्राइवर था 62 साल का उस्मान खान। नशे में चूर और रफ्तार इतनी कि सामने जो आया उसे रौंदता चला गया। उस्मान ने सबसे पहले टक्कर MI रोड पर गाड़ियों को मारी, फिर 7 किलोमीटर तक शहर की सकरी गलियों में कार 60 से 70 की स्पीड में भगाता चला गया। इस दौरान नाहरगढ़ रोड पर स्कूटी, बाइक, पैदल चल रहे लोग सब उसकी चपेट में आ गए। इस चालक ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा। जब तक ये तांडव थमता 3 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतक के परिवारों को 50 लाख रुपए, एक नौकरी और जो घायल हुए हैं उसको माई योजना के द्वारा जो बनता है, नुकसान होता है, उसका मुआवजा मिलता है। बेकाबू रफ्तार पर बवाल हुआ, सियासत भी हुई, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई और मुआवजे का सरकारी ऐलान भी हो गया। CM साहब का ट्वीट हुआ है जो कि इनकी डिमांड थी 50-50 लाख रुपए की, वो ट्वीट के माध्यम से इनकी घोषणा 50 लाख वाली कंप्लीट हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस नौकरी या सहायता राशि से इन परिवारों को मिले घाव कभी भर पाएंगे? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हरियाणा की पुलिस ने इस बार एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसके लोग लाखों की गाड़ियों में बैठकर लाखों की भैंसें चुराते थे, लेकिन पकड़ में नहीं आते थे। लेकिन इस बार पुलिस ने सही तकनीक का इस्तेमाल किया, मेहनत की और कामयाबी मिल गई। थोड़ा वक्त जरूर लगा। इस तरह की तकरीबन 250 CCTV फुटेज खंगाली गई, तब जाकर एक भैंस की बरामदगी हो सकी। इस भैंस को एक स्कॉर्पियो में ले जाया गया था। 15 से 20 दिनों तक पुलिस CCTV खंगालते हुए 250 किलोमीटर दूर आरोपियों तक जा पहुंची। पुलिस गांव-गांव के रास्तों से होकर आरोपी तक पहुंच सकी। जो टीम थी उनका एक मुख्य आरोपी को हमारी टीम ने अभी कुछ दिन पहले 28 मार्च को गिरफ्तार किया और उसको गिरफ्तार करने के बाद हमने रिकवरी में वो जो भैंस गांव जटवाड़ पंजोखरा थाना से चोरी हुई थी, वो भैंस और उसकी कटड़ी एज इट इज बरामद करके उस परिवार को हैंड किया। 20 लाख से भी महंगी गाड़ियों में आने वाले चोर महंगी नस्ल की भैंस चुराते थे। ये मामला अंबाला के जटवाड़ गांव का है। किसान राजेंद्र सिंह की भैंस चोरी की शिकायत पर एसपी ने एक टीम बनाकर उसे भैंस को बरामद करने की जिम्मेदारी सौंपी। वक्त लगा लेकिन पुलिस कामयाब रही और 1.5 लाख की भैंस वापस पाकर उसका मालिक पुलिस की तारीफें करता नहीं थक रहा है। क्या कहेंगे पुलिस की, क्या आपको इतनी बड़ी भैंस? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत काम करे जी पुलिस ने, बहुत अच्छा है। तकनीक ने अपराधियों के काम आसान कर दिए हैं, लेकिन उसी तकनीक का इस्तेमाल पुलिस करे तो उसके लिए भी अपराधों पर काबू पाना बाएं हाथ का खेल है। ये इस मामले से साबित हो गया है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कड़े कदम उठाने जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। ये बीते सालों की तस्वीरें हैं। यात्रा रूट पर हर तरफ फैला प्लास्टिक का कचरा, जो मवेशियों के साथ पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। हिमालय एक बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, तो किसी भी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि अगर कोई प्लास्टिक का यूज़ कर रहा है वहाँ पे, तो उसमें एक अवेयरनेस जनरेट करते हुए प्लास्टिक की बॉटल है या वो है, उसमें हम लोग डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के माध्यम से वो वापस भी लेने की व्यवस्था अपना रहे हैं वहाँ पे। पॉलीथीन बैग्स के बजाय देने के बजाय जो है हम लोग यहाँ क्लॉथ बैग की वेंडिंग मशीन्स भी लगा रहे हैं। अब टैक्सी चालकों और श्रद्धालुओं को वाहनों में कचरे के लिए बैग रखना होगा। क्लॉथ बैग मशीन भी चारधाम यात्रा रूट पर उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग नहीं मानेंगे उन पर 500 से लेकर हजारों रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि में लिप्त है या अवैध रूप से प्लास्टिक उत्तराखंड में लेके आ रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक, अन्य प्रकार के प्लास्टिक जो प्रदूषण के दायरे में आता है, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी। अब ये देखना होगा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कितनी कड़ाई से अपने नियमों को लागू कर पाता है, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। अब बोतल में बंद पानी भी पीने के लायक नहीं रहा। बेंगलुरु में लैब टेस्ट के दौरान कई ब्रांड्स के पानी सेहत के लिए नुकसानदेह पाए गए। इन्हें पीने से सांस और पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। बनावटी रंगों के इस्तेमाल से बने खाने पीने के सामानों के बाद अब बोतल बंद पानी के कई सैंपल भी पीने के लायक नहीं पाए गए हैं। एक विशेष अभियान के तहत बोतल बंद पानी के 296 नमूने जांच के लिए जमा किए गए। एकत्र किए गए 255 नमूनों की जांच के बाद 72 सैंपल्स तो खड़े उतरे, लेकिन 95 सैंपल पीने के लायक नहीं निकले और 88 नमूने खराब क्वालिटी के पाए गए। बाकी नमूनों की जांच चल रही है। सरकार का कहना है कि अभियान जारी रहेगा और दोषी लोगों पर कार्रवाई भी होगी। हम चेतावनी दे रहे हैं कि नुकसानदेह पदार्थों का इस्तेमाल खाने पीने की वस्तुओं में ना करें। प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल ना किया जाए। हम कानूनी तौर पर इनके खिलाफ कदम उठा रहे हैं ताकि जहां उत्पादन होता है वहां से ही सुरक्षित खाद्य पदार्थ तैयार हो। इससे पहले बाजार में मिलने वाले हरे चने के कुछ सैंपलों के रंगों में कैंसर वाले तत्व पाए गए थे। इडली बनाने में प्लास्टिक की शीट और प्लास्टिक के बर्तन के इस्तेमाल पर भी सरकार ने रोक लगाई थी। तारे हर हफ्ते सिनेमाघरों में चमक रहे हैं, लेकिन दर्शक इनसे नजरें चुरा रहे हैं। वजह किसी को नहीं पता, यहां तक कि रेड 2 के ट्रेलर लॉन्च पर आए अजय देवगन को भी नहीं। अजय देवगन की रेड 1 कामयाब थी, इसलिए अब रेड 2 भी तैयार है, लेकिन दर्शक सिनेमा घरों की तरफ रुख करने को तैयार ही नहीं दिख रहे हैं। जब ऑडियंस आ रही है तो फिर उसी टिकट प्राइसेस में आ रही है। सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करिए कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म का प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती। उनको कंटेंट चाहिए। अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, देन द ऑडियंस डेफिनेटली कम्स इन। इस साल के 3 महीने गुजर चुके हैं और छावा को छोड़कर कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। लेकिन क्या ये हालात सिर्फ बॉलीवुड के हैं? ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही। दुनिया भर की कुछ फिल्में वाकई चल रही हैं और कुछ नहीं। ये बॉलीवुड हो सकता है, दक्षिण फिल्म उद्योग हो सकता है या फिर हॉलीवुड। मेरा मतलब है कि हर जगह स्थिति एक जैसी है। दरवाजा खोलो, दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। रेड 2 में अजय के साथ वाणी कपूर, रितेश देशमुख और सौरभ शुक्ला हैं। इसके निर्देशक हैं राजकुमार गुप्ता। अच्छा नेता हाथ काले नहीं करता। फंस गया है पटनायक। उम्मीद की जा रही है कि शायद अजय और राजकुमार का जादू एक बार फिर चले और बॉक्स ऑफिस फूले फले।
मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। चक्रव्यूह में फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही।